तो 2 का तो 2 आ गया, एल बी कितना हो जाएगा, एल बी ट्रिपलेट होता है कब, जब ये 90 फिर से 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि मतलब 115, जो भी था नीचे वाले को कटा लिया, जो बचा उसको इधर ट्रांसफर। नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए सिर्फ 58 दिन बाकी हैं जब आपका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होने वाला है, और इसके कड़ी में हमने आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिशन 25 के अंदर लेके आए हैं, जहां पे टॉप 25 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के नजरिए से। कैसा, जैसा सिलेबस है वैसा ही क्वेश्चन, मतलब हर इकाई 4 इकाई मैथ्स में है ना, तो चारों इकाई से उनके वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन को अलॉट किया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें याद रखिएगा टोटल अभी तक हमने 19 एमसीक्यू के वीडियो करवाए हैं, तो बाकी उनको भी देखिए। और यहां से 20th एमसीक्यू स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन ही कहां से आया है, आयताकार रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो वो क्यूबॉइड नहीं हो जाएगा, घनाभ नहीं हो जाएगा। हम सभी जानते हैं भाई रेक्टेंगुलर है, आयताकार बॉक्स है तो बॉक्स तो आयताकार भी है। ये लीजिए आयताकार बॉक्स है मतलब क्यूबॉइड के फॉर्म में है। उनके किनारों मतलब साइड्स का जो रेशियो है वो किस अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है। तो क्या कहता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है ना, उनका जो रेशियो है वो क्या है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो है 1:2:3। चलिए बहुत बढ़िया। और इसकी सतह का क्षेत्रफल कितना है, 88 सेंटीमीटर सतह, एंड इट्स सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर। सतह जो है कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। आयत क्यूबॉइड का घनाभ का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जब भी सतह कहेगा टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, 2 × LB + BH + HL होता है। अब देखो ये LBH है तो अनुपात में दिया है, तो इसको क्या ले सकते हो, x, 2x और 3x नहीं ले सकते तीनों। तो 2 का तो 2 आ गया, LB कितना हो जाएगा, LB मतलब x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + BH कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 x² + HL 3 1 3 3x² इज इक्वल टू टोटल कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दिया गया है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से चला जाएगा, कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबको ऐड कर लिया, 6 3 9 2 11 11x², 11 से कैंसिल हो गया, कितनी बार, 4 बार। तो x² की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। अच्छा 2 सेंटीमीटर तो ये आ गई x की वैल्यू। तो ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या हो जाएगा। अच्छा पूछा क्या है, बॉक्स का आयतन पूछा है। आयतन मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी हो जाएगी, x बस है तो 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना, 2 दूना 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना, 3 दूना 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। इन तीनों का गुणा करेंगे, 6 चौक 24 दूना 48, कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर है। ये क्यूब होगा, याद रखेंगे, इस पावर 1 दिया है ना, क्यूब होगा। 48 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले पे रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घनाभ की लंबाई, फिर से क्यूबॉइड पे आ गया, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल
कितना है 28 सेंटीमीटर है। घनाभ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है, सम कितना है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का सम कितना है 28 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। ये बात आगे क्या कहता है वो, यदि उसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है, घनाभ का, क्यूबॉइड का डायगोनल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये डायगोनल हो जाता है। इसकी लंबाई कितनी दी गई है 17 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो कैसे करेंगे सर, हमको ये वैल्यू दी गई है, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्यों, यहाँ पे स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, ए बी प्लस, सॉरी ए बी फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2LB प्लस 2BH BH प्लस 2HL, ये फॉर्मूला लगा लिया इसका, इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है सर 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर कितना है 289 नहीं है, तो 289 रख देते हैं यहाँ से, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस ले लिया तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस लिया तो 14 में से 9 चला गया, 5 आया, फिर कितना 17 में से 8 गया, 9 आया, 6 में से 2 चला गया, 4 आया, 495 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी वैल्यू किसकी आ रही है, किसकी वैल्यू है ये वैल्यू इसकी नहीं है। और यही क्या होता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यही होता है। और इसी की वैल्यू कितनी आ गई 495 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। और वही तो निकालना था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल बस बोला है ना, याद रखेंगे, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं बोला, संपूर्ण नहीं बोला, तब भी आप संपूर्ण ही निकालेंगे, टोटल ही निकालेंगे। यदि उसने मेंशन किया है कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ मतलब लेटरल सरफेस, तब जाके लेटरल सरफेस निकालना है, पार्श्व पृष्ठ निकालना है। कुछ भी मेंशन नहीं किया तब भी आपको टोटल निकालना है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना था, कितना आ गया 495 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है भाई। 2D से 3D से ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट, ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये कोन का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना बोला है 600 पाई, पाई से पाई कैंसल नहीं हो गया। इसके आधार का व्यास, डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 30 सेंटीमीटर, तो ये क्या आएगा 1/3 इंटू 15 सेंटीमीटर। 15 क्यों हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर 30 है ना,
तो वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 इंटू 15 हो जाएगा, इंटू हाइट निकाल लेते हैं। तो देखो 3 पंचे 15, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 5 अट्ठे 40, h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर एल प्लस आर, जहां एल क्या है, स्लैंट हाइट है। अब देखो हमको h पता है, r पता है, l की वैल्यू कैसे निकलती है? l इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h कितना है, 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस r कितना है, 15, 15 का स्क्वायर 225, तो ये कितना आएगा, 289। L की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। अब ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए। क्यों डायरेक्ट आना चाहिए? देखिए शंकु है, ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया, ये L है, ये क्या है, हाइट, और ये क्या है, रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू कहा है 15, ये कितना है, 8। तो आप क्या जानते हो, 8, 15 और 1, 17 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। 8, 15 एंड 17 ट्रिपलेट होता है। कब? जब ये 90 डिग्री हो। जिन्होंने पढ़ा है उन्हें आइडिया होगा। ट्रिपलेट क्या है, 8, 15 और 1, 17 एक ट्रिपलेट है। तो ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये 17 हो गया। ये सब निकालने की जरूरत थी ही नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17, ये दिया है 15 और कितना है 15, पाई के फॉर्म में है आंसर। तो पाई का पाई रख लेते हैं। कितना आएगा, 15 दूना 30, 32, 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 3 48, 480 पाई आपका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 480 पाई इसका राइट आंसर है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इतना करना था, एल की वैल्यू नहीं निकालना था। 8, 15 तो 17 ट्रिपलेट याद कर लेंगे सारे, 3, 4, 5, 5, 12, 17, 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट है। 8, 15, 17 ये भी एक ट्रिपलेट है। चलिए नेक्स्ट, 15 सेंटीमीटर वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाया जाता है। एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर, सॉलिड ई नहीं आएगा यहां पे, A solid metallic sphere of radius 15 centimeter is melted and recast into spherical balls of radius 3 centimeter each। तो हम क्या जानते हैं, जो नंबर है किसका, वो बॉल का, कि कितनी बॉल्स हुई, उनका नंबर कितना आ जाएगा। तो पहले क्या था, गोले को, स्फेयर को पिघला रहे हैं, तो स्फेयर का कितना 4/3, पाई का पाई, आर क्यूब होता है ना, तो आर कितना है 15, इसका क्यूब बोला है तो क्यूब कर लेते हैं, 15 इंटू 15 इंटू 15। चलो बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाय, किस में बदल रहे हो, गोलाकार गेंद में, बॉल में ही बदल रहे हैं, मतलब कि फिर वही आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर इस बार क्या है, 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर है। ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 5 का क्यूब कितना आ गया 125। तो एक छोटी छोटी कितनी गोले बने, कितनी गेंद बनी, 125 गेंद बनी। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, मूल गोले का, मूल गोला है कितना 4 पाई आर क्यूब, मूल स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, गोले का, स्फेयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, दोनों यही होता है। और सभी गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल का अनुपात,
तो एक गोला, छोटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 125 गोले हैं, उनका कितना हो जाएगा? 125। और इनका अनुपात निकालना है। 4 पाई से 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर मतलब 15 गुणित 15 अनुपात आर स्क्वायर, तो ये 3 है, 3 गुणित 125, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, तो कितना आ गया? 1:5, 1:5 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1:5 इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्ती शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 156 पाई और इसके आयतन के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन कितना होगा? सिंपल सी बात है, देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 156 पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? पाई आर एल होता है 156 पाई है। पाई से पाई कैंसल हो गया। आधार की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर, मतलब r = 12, तो l कितना आ जाएगा? 156 को डिवाइड किया 12 से, 12 एकम 12, 3 बचा 12 दूना 24, 12 तिया 36। l की वैल्यू कितनी आ गई? 13। L की वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर आ गई, 13 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया। शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है? हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। नहीं होता। आर की वैल्यू दे रखी है कितनी? पाई के फॉर्म में निकालना है, तो पाई को तो नहीं छेड़ेंगे हम। आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर 12 × 12 कर लो। एच निकालना है ना, एच की वैल्यू नहीं पता, तो एच की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? एल पता है और आर पता है, आप जानते हो। पहले ट्रिपलेट देख लो। एल 13 है, रेडियस 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? हमने बताया ना 5 12 13, तो हाइट कितनी निकल आई? 5 निकल आई। और जिनको नहीं पता वो देखें कैसे करना है। एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर = एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169 = एच स्क्वायर निकालना है ये, प्लस आर स्क्वायर 144। 169 में से 144 घटा दिया, कितना आया? 25 = एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब ये रट लो कि एक 5 है, दूसरा 12, तो 13, 13 12 5 ऐसे, तो 5 12 13 ट्रिपलेट याद रखना है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। 3 से कटा दिया, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 12 दूना 24, 240, 240 पाई इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए रेशियो से एक बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। एक वॉलेट में 10 रुपए और 50 रुपए मूल्य वर्ग के नोट हैं। इन अ वॉलेट देयर आर नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन of 10 rupees and 50 rupees. Total number of notes is 12. The number of 10 rupees and 50 rupees notes are in the ratio of 1:2. कुल कितने नोट हैं? कुल नोटों की संख्या 12 है और ये किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है? जो 10 रुपए है
और 50 रुपए के नोट है ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 1:2 में है। कितने अनुपात में है? 1:2। मतलब टोटल कितना हो जाएगा? कितना यूनिट? ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो टोटल कितना यूनिट हो जाएगा? 3 यूनिट। नंबर में कितने हैं? नंबर में टोटल नोट है 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3 चौक 12। तो ये बताओ 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, 4 एकम 4, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4 दूना 8 नहीं हो जाएगी। तो 10 रुपए के कितने नोट होंगे? 4 नोट। और 50 रुपए के कितने नोट? 8 नोट होंगे। तो ये बताओ 10 रुपए के 4 नोट, 10 रुपए के 4 नोट, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 40 रुपए नहीं हो जाएंगे। और 50 रुपए के ना, 50 रुपए के 8 नोट हैं। एक नोट 50 रुपए का, दूसरा नोट 50 रुपए का, तीसरा, ऐसे करके 8 नोट हैं। तो 8 पंचे 40, 400 रुपया नहीं हो जाएगा। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 400 रुपए और 40 रुपए, 440 रुपए टोटल वॉलेट में नहीं हो जाएंगे? तो आंसर कितना आएगा? 440। कैसे किया? 10 रुपए के 4 नोट तो 40 रुपए, 50 रुपए के 8 नोट 400 रुपए। ये 4 और 8 कैसे निकाले? जो नोट है ना, उनकी टोटल संख्या कितनी है? 12। और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? किस रेशियो में है वो? 1:2 में। टोटल कितना यूनिट हो गया? 3 यूनिट। और टोटल नोट कितने हैं? 12 नोट हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। 10 रुपए के 4 और 50 रुपए के 8 नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको पढ़िए एक बार। रानी अपनी आय का 28% राशि बचत करती है। रानी ना, इनकम क्या होती है ये बताइए पहले। तो इनकम हमेशा क्या लिखते हैं? 100%। 100% में से सेविंग कितनी है रानी की? सेविंग है, जो बचत है वो 28% है। तो उसने एक्सपेंडिचर खर्च कितना किया होगा? 72% खर्च नहीं किया होगा। रानी ने स्पेंड कितना किया होगा? खर्च कितना किया होगा? एक्सपेंडिचर होगा 72%। यदि वह इतने रुपए खर्च करती है, रुपए में खर्च कितना कर रही है? 24,8904 रुपीज, इतना रुपए में खर्च कर रही है। तो 9 से कटा सकते हैं क्या? 8, 9, 10, 14, 4, 18, 9 से कटा सकते हैं। 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 4 5 6, 9 सत्ते 63, 5 3 8, 9 अट्ठे 54, 9 सत्ते 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 5 आया, 9 पंचे 45, 5 बचा, 9 छक्का 54। भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 से कट जाएगा क्या? तो 1% की वैल्यू निकालते हैं। 8 तिया 24, कितना बच गया? 3। 8 चौक 32, 4, 8 पंचे 40, 5, 6 हो गया, 56 हो गया। 8 सत्ते 56, 1% की वैल्यू ये। तो उसने कहा है उसकी कुल आय कितनी है? कुल आय कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो कुल आय में 3457 1% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू 100% बनाने के लिए एक के आगे 2 जीरो चिपका रहे हैं ना, तो इस तरफ भी कितना जीरो? 2 जीरो चिपका देंगे। कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3,45,700 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 क्वेश्चन आपने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% के वृद्धि के बाद 20% की कमी कर दी गई। तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करें। देखो
ये संख्या 100 रुपये थी। अब क्या कर रहे हैं, इस 100 रुपये को ना, पहले ये था ओल्ड, ये न्यू, अब क्या करते जा रहे हैं, पहले 40% की वृद्धि की गई तो 140% नहीं हो जाएगा, 140%। फिर इस बढ़ी हुई में 25% की कमी मतलब 75%। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। फिर से 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि मतलब 115%। फिर 20% की कमी, डिक्रीज कर दिया गया 20%, तो 80% नहीं हो जाएगा। तो कितना आया, 0 से 0 कैंसिल, ये 00 से 00 कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 दूना 8, नीचे अभी 100 बचा है, ऊपर इतना बचा है। चलो भाई, ये 100 को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये 100 तो था ही था, ये 100 आया तो 00 आ गया, और ये कितना आया, 14 × 3 × 115 × 2। देखो हमने क्या ट्रांसफ़र किया है, कहा हमने 100, ये जो 100 नीचे था इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये 100 ट्रांसफ़र कर दिया। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से कटा लेंगे, 2 दाहम। चलो बहुत बढ़िया। और कुछ बच रहा है क्या, 7 से कटा लिया, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, कितना आया इधर 500, इधर कितना आ गया सर, 23 तिया 69 और 7 7 सत्ते 49, 790 में से 7 चला गया, 7 8 7 7 सत्ते 49, 4 8 3, ये आया। अभी देखो कमी नहीं हो रही, कितने की कमी हो रही है, 13 की। कहाँ से, 500 से, इंटू 100%, 00 से, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 2 पॉइंट, कुछ गड़बड़ हो रही है, देख लेते हैं। 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 7, 9 सत्ते 63, अच्छा 483 आएगा, 483 आना चाहिए। 9 सत्ते 63, हासिल आई 6, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 42 6 48। अब देखो, अब ये 13 की कमी नहीं होगी, अब ये 17 की कमी हो जाएगी। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3.14% की क्या हो रही है, कमी, 3.14% डिक्रीज हो रहा है। एक बार और देखो क्या किया है, 100 रुपये था, अब पहले नया कितना हो गया, ये 100 रुपये को 40% बढ़ाया, 25% डिक्रीज किया, कम किया, 15% बढ़ाया, 15% इंक्रीज किया, 15%, 20% डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया 20%। तो सबको कटाया ना, तो जो भी था नीचे वाले को कटा लिया, जो बचा उसको इधर ट्रांसफ़र, इतना इतना रेशियो आ गया, टोटल इतना परसेंट आ रहा है। ये तो था एक मेथड, रेशियो से किया है। दूसरा मेथड आप रेशियो से सक्सेसिव वाला भी कर सकते हैं, ये सक्सेसिव का ही है, क्रमागत का। चलिए, जिन्होंने पढ़ा है वो समझ सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो रेशियो और परसेंट का लेक्चर डला हुआ है अपने शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में, तो प्लेलिस्ट में जाके इनको रेशियो, परसेंट, प्रॉफिट लॉस ये सारा पढ़ सकते हैं। चलिए, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को अयोग्य घोषित कर दिया गया। देखो 10% की वैल्यू क्या जानते हैं, 1/10, तो 10 में से 1 कम हो जा रहे हैं क्योंकि ख़त्म हो जा रहे हैं। तो 10% में
जवान शहीद हो गए तो कितना बचे, 10 में से 9 बचे। 10% रोगग्रस्त होके खत्म हो गए तो 10 में से फिर कितने बचे, 9 बचे। 10% को अयोग्य घोषित कर दिया गया, मतलब 10%, 10 में से 1 चले गए, मतलब 9 बचे। 10% की वैल्यू यही होती है ना, यही लिखेंगे। या फिर 10% शहीद हो गए तो आप क्या कह सकते हो, 100 से 90। 10% शहीद हो गए तो 100 में से 10 शहीद हो गए तो 90 बचे। 10% रोगग्रस्त होके ख़त्म हो गए, 10% ख़त्म हो गए तो 100 में 10 ख़त्म हो गए तो 90 बचे। 100 में 10 अयोग्य घोषित हो गए, 100 में 10 अयोग्य घोषित हो गए तो बचे कितने, 90। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आता वही है 10:9। फिर से बार बार कहते जा रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो परसेंट और रेशियो का वीडियो देखिए। तो चलो सर ये हो गया, तो ये कितना आया, 10 दाहम 100 और 1000। ये कितना आएगा, 9 का क्यूब, 9 × 9 × 9, ये कितना हो जाता है, 729 हो जाता है, पर हमने ऐसे ही लिख लिया। कितना हो जाता है ये, 729 हो जाता है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 729 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7,29,000। 7,29,000 एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 729 1 1000। एक यूनिट की वैल्यू 1000 आ गई, तो उसने पूछा है मूल रूप से कितने जवान थे, मूल रूप से कितने हैं, 1000। तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 1000, तो 1000 की वैल्यू 1000 गुणा कर देंगे ना, तो 1 के आगे कितने जीरो, 6 जीरो आपका राइट आंसर है, 3 3 6। चलिए, तो कितने जवान थे, मूल रूप से 10,000 जवान वहां पे उपस्थित थे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर कितना है, 5000। ये प्रेजेंट है। पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, और कहता है प्रेजेंट से ना 2 वर्ष, ये वाला वर्ष और ये वाला वर्ष, किसी शहर के वर्तमान से, वर्तमान प्रेजेंट से पिछले 2 क्रमागत, ये और ये पिछले 2 क्रमागत वर्षों के जनसंख्या का अंतर, इन दोनों का अंतर 5000 है। वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों का अंतर, डिफरेंस कितना है, 5000 है। द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 2 consecutive ईयर्स अगो फ्रॉम टुडे, टुडे से, प्रेजेंट से 2 consecutive ईयर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 5000 है। क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गया। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, मतलब अभी से अगले साल 10% जनसंख्या बढ़ जा रही है, मतलब यहाँ यदि जनसंख्या 100 थी, 10% बढ़ गई तो 110 यूनिट हो गई। अब यहाँ से 10% और बढ़ जाएगी, 10% और बढ़ जाएगी तो 110 का 110% कितना हो जाएगी, 121। 11 11 में 121 कैसे हो गया, इसका 10% बढ़ गई, इसका 10% बढ़ गई। 110 का 10% कितना, 110 का 10% 11, तो 110 में 11 बढ़ गया, 110 में 11 बढ़ गया तो कितना आया, 121 नहीं आ गया, ऐसा भी कर सकते हो। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10% का है या 10 यूनिट का है, ये लिख लो। ये 100 है, ये 110 है, कितने यूनिट का, 10 यूनिट का। 10 यूनिट की वैल्यू 5000 नहीं हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो आपको क्या पूछा है, वर्तमान जनसंख्या, प्रेजेंट
पॉपुलेशन कितनी है 121 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 121 गुणित 500। डबल जीरो आया, 5 एकम 5 आया, 12 पंचे 60। कितनी पॉपुलेशन हो गई 60500। आपका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। हाँ, टीएसडी का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। दो स्टेशन है, ये एक स्टेशन है और ये एक स्टेशन है। इन दोनों के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया। एक ट्रेन शाम 4 बजे से शुरू होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे प्यार से देखिएगा। दो तरीके हैं इसको बनाने के। 450 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक ट्रेन शाम 4 बजे शुरू होती है, यहां से ना ए से बी जाना है। शाम को 4 बजे एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है 4 PM में, और कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है भाई। दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 3:20 में निकल गई, 3:20 में। कितने की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल ली। तो दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे से मिलेंगी कहता है। इसको ऐसा बताओ हमको, ये 4 बजे चलेगी लेकिन ये 40 मिनट पहले चल ली, तो ये 40 मिनट पहले 450 किलोमीटर है, लेकिन ये 40 मिनट तो चल ली ना। तो 40 मिनट चल ली मतलब थोड़ा दूर पहुंच गई होगी, इतनी दूरी ये तय कर ली होगी, और 4 बजे यहाँ पहुँचे होगी ये। तो अब ये डिस्टेंस सेम रह गया क्या, 450 रह गया। पहले तो 450 था, लेकिन अब ये कुछ और रह गया। तो देखो ये डिस्टेंस बचा कितना है 4 बजे, क्योंकि ये 4 बजे स्टार्ट हो रही है। तो देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटे 1 घंटे में चल रही है। कितना मीटर चलना है, कितना मिनट चलना है उसको, 3:20 से 4 40 मिनट, 40 मिनट चलना है। 40 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लिया तो इतना, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 8 दूनी 16, 160/3 किलोमीटर वो चल ली है। यहाँ से 160/3 किलोमीटर चल ली है। तो अभी चलना कितना बाकी है, ये वाली दूरी है कितनी, तो टोटल थी 450, इसमें से ये घटा देंगे। 45 दूना 90, 1350 माइनस 160/3 कर लो। 0 से 0 गया, ये कितना आ गया, 15 में से 6 जाएगा 9, और 12 में से 1 जाएगा 1190/3। तो ये दूरी है कितनी, ये दूरी है सर 1190/3 किलोमीटर। हम क्या जानते हैं सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस है, टाइम निकालना है। स्पीड क्या हो जाएगी, एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से इधर जा रही है, तो 80 और 6 140 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हो जाएगी। किलोमीटर से किलोमीटर कट नहीं जाएगा। अब ये टाइम यहाँ आया, ये इधर आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू 1190/3, 140 नीचे आ गया, R ऊपर चला गया, ये घंटे,
0 से 0 कैंसल, 14 पंचे 70, 14 से तो जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, ठीक है। 3 दूना 6, कितना आया? 17/6 आ रहा है घंटे। इसको यदि हम कन्वर्ट करें, 6 दूनी 12, बचा कितना? 5/6 घंटे। इस घंटे को यदि हम कन्वर्ट कर लें तो 2 घंटे आ रहा है। मिनट में कन्वर्ट करें तो 5/6 और 60 मिनट, ये 10 आया, 10 पंचे 50, तो कितना आ गया? 2 घंटे 50 मिनट बाद मिलेंगी। कब से? जब से दोनों ट्रेनों ने चलना स्टार्ट किया है, मतलब 4 बजे। तो 4 बजे के बाद 2 घंटे 50 मिनट बाद वे मिलेंगी, तो कितना आएगा? 6:50 शाम का राइट आंसर है भाई। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो, इसको दूसरी तरीके से कैसे बनाया जा सकता था? दूसरी तरीके से ऐसा बनाया जा सकता था, देखिए इसको, क्या था भाई? ट्रेन है ना, इनके बीच की दूरी है 450 किलोमीटर। ये 3:20 में चल रही है, ये 4 बजे चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, किलोमीटर प्रति घंटे, और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हमको ये बताओ, ये 3:20 में चल रही है ना, तो मानते हैं ये भी 3:20 में चली होती। 4 बजे यहाँ है, 3:20 में कहाँ होती? कहीं यहाँ होती, मानते हैं। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? सर ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, 4 बजे यहाँ पहुँची है, तो 3:20 में यहाँ रहती मान लेते हैं। तो कितना मिनट चली है? 40 मिनट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। यदि चलना है 40 मिनट, मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, 0 से 0। कितना आया? देखो ये हमने इसको घंटे में चेंज कर दिया ना, तो घंटे से घंटा कैंसिल, 6 दाहम कितना आया? 40 किलोमीटर नहीं आ गया। तो ये वाली दूरी कितनी किलोमीटर हो गई? 40 किलोमीटर। अब ये बताओ, ये 40 है और यहाँ से यहाँ 450, टोटल कितनी दूरी हो गई? 490 किलोमीटर। इस 490 को चलना है किस स्पीड से? दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो टाइम क्या रहेगा? 140। ये 140 क्या बोलते हैं? किलोमीटर प्रति घंटे। ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, घंटे ऊपर चला जाएगा। 49/14 आया ना घंटे, इसको कटा लो। 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 तिया 42, कितना बचा? 42 चला गया, 7 से कटा लो, 7 से कटा लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, कितना घंटे आया? 3.5 घंटे। 3 घंटे 30 मिनट ऐसा कह सकते हो, या फिर यदि लिखना चाहते हो तो ऐसा लिखो 3.5 घंटे। इसको क्या लिखते हो? 3:30। कब से? 3:20 के बाद। 3:20 में दोनों चल रही हैं, उसके 3.5 घंटे बाद दोनों को जोड़ दोगे, 3 3 6 और ये 50, फिर से 6:50 नहीं आ गया। क्या किया हमने? हम ये मान के चल रहे हैं 4 बजे यहाँ से छूटती है, ठीक है, ये 3:20 में, लेकिन दोनों यदि 3:20 में छूटते तो ये वाली ट्रेन यहाँ से चल रही है, लेकिन अगर 3:20 में चलती
तो पीछे उसी स्पीड से, तो पीछे कहाँ पे होती वो, 3:20 में एग्जैक्ट यहाँ पे होती, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लिया टोटल। टोटल कैसे निकालेंगे हम, टोटल निकालने के लिए ना वो डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेंगे ये वाला, और उसके आगे का डिस्टेंस तो हमको दिया ही गया है टोटल इतना। टोटल कितना स्पीड हो गया, इतना डिवाइड किया तो इतना आ गया, 3:20 में ऐड कर दिया। नहीं तो ये देख लेंगे 4 बजे यहाँ है, 3:20 में यहाँ है, तो ये ट्रेन 4 बजे कहाँ होगी, ये ट्रेन 4 बजे यहाँ होगी, तो कितना डिस्टेंस बच गया, इतना डिस्टेंस, इसको डिवाइड कर लिया। ये तरीका हमने पहला अप्रोच लगाया, दूसरा अप्रोच यहाँ पे लगा लिया। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। देखो पहला अप्रोच कैसे लगाया था, ये देखिए पहला अप्रोच लगाया था कि हमने ना इसको पहले 3:20 में था, तो देखते हैं 4 बजे कहाँ पहुँची है, तो 4 बजे यहाँ 4 बजे यहाँ, तो दोनों कितना टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस आया इतना, डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया। दोनों से आंसर आएगा। सेकंड वाला जो है ना वो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा 1190/3 आ रहा है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 200, ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखो चोर पुलिस वाला है, मतलब टी कांस्टेंट होता है इसमें। 200 मीटर की दूरी से एक चोर पर पुलिसकर्मी की नज़र पड़ती है। 200 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 किलोमीटर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक चोर पर पुलिस की नज़र पड़ती है, पुलिस यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है, और चोर भागने लगता है। चोर ऑब्वियस है, पुलिस की तरफ तो भागेगा नहीं, उल्टा इधर भागेगा, और पुलिसकर्मी भी भागता है, और दौड़ते हैं दोनों। तो 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या है? पुलिसकर्मी भागता है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चोर भागता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मानते हैं उन दोनों, यहाँ पे दोनों, चोर गया पुलिस गया, और पुलिस चोर को यहाँ पे पकड़ ली तो क्या आएगा, स्पीड का रिलेशन, ये पुलिस का ये चोर का, 11 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों ने सेम टाइम कवर किया, 1 घंटा ये दौड़ा तो 1 घंटा ये भी दौड़ा, 1 घंटा ऐसे ही ले रहे हैं, मान लेते हैं। तो टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो डी क्या हो जाएगा, डी भी 11 और 10 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होता। जो स्पीड का रेशियो वही टाइम डिस्टेंस का रेशियो होता है। जब टी कांस्टेंट हो तो यहाँ टी कांस्टेंट है। तो अब देखते हैं दोनों के बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। पुलिस को कितना ज़्यादा कवर करना पड़ा, 1 यूनिट, और वो पुलिस कितना ज़्यादा कवर की है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे से तो करती है, लेकिन कितना ज़्यादा की है, 200 किलोमीटर। 200 मीटर है ये, किलोमीटर नहीं है, 200 मीटर ज़्यादा की है। यूनिट में कितना की है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 मिनट आई। ठीक है भाई, ये बात ठीक है। वो पूछा क्या है, लेकिन ये देखते हैं, वो ये थोड़ी ना पूछा है कि कितनी दूरी तय करते हैं, उसने पूछा है 6 मिनट बाद उनकी दूरी क्या है। देखो ये 6 मिनट दौड़ेगा तो ये भी 6 मिनट दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा। 11 किलोमीटर दौड़ रहा है 1 घंटे में, 1 घंटे में 11 किलोमीटर। हम मान लेते हैं, इसको चेंज कर लिया, 6 मिनट में कितना दौड़ेगा ये पूछा है, तो हम मानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय नहीं होता। तो दूरी कितनी है ये निकालना है। देखते हैं चाल कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे, टाइम 6 मिनट दिया है। 11 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 11/5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड,
और ये 6 मिनट दिया, 6 मिनट मतलब 6 और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो सेकेंड से तो सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या आया 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बीसम कितना आ गया 5 दूना 10, 1100 मीटर नहीं दौड़ा ये 1100 मीटर दौड़ा जी, ये 1100 मीटर चला है 6 मिनट में। ये कितना चला होगा, ये चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5/18 कर लेते हैं, इंटू 6 इंटू 60, सेम वही है जी। सेकंड से सेकंड कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, ये 10 है ये 11 है, बाकी डिस्टेंस तो वही आएगा। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बीसम, 5 दूना 10, 10 दाहम 100, तो कितना आ गया 1000। ये दौड़ा है 1000 मीटर, ये दौड़ा है 1100 मीटर, ये दौड़ा है 1000। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर, दोनों के बीच की दूरी है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि हम यहां से निकालना चाहें, ये देखो ये तो अलग से बता दिया हमने, चलो अगर यहां से निकालना चाहें ना तो कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी, ये 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया था ना यहाँ पे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 200, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 दूना 2200, और ये कितनी आ जाएगी 2000। सर इसमें दौड़ा है तो कितना मिनट कितना आ गया 2200 मीटर, ये कितना 2000 मीटर। अच्छा कितने टाइम के लिए दौड़े हैं, तो टाइम बराबर कितना आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नहीं आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 2200, स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं तो 5/18, 18 ऊपर, 11 दूना 22 कितना आ गया 5 चौक 20, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 720 सेकेंड। 720 सेकेंड मतलब कितना मिनट, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 मिनट। 12 मिनट दौड़े हैं, 12 मिनट दौड़े हैं, और दौड़े कितना है 2200 मीटर। तो 6 मिनट दौड़ेंगे तो कितना दौड़ेंगे 1100 मीटर 6 मिनट में, क्योंकि 12 मिनट में 2200, तो 6 मिनट में इसका आधा तो इसका आधा, और ये 6 मिनट में कितना इसका आधा तो 1000। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई 100 मीटर, इन दोनों के बीच की दूरी है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। इससे बनाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर है, ये वाले से बनाइए ज़्यादा बेटर है, जो हमने लास्ट में बताया। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है स्पीड इनटू टाइम, 11 स्पीड रख लिया 11 किलोमीटर पर आवर, टाइम ये रख लिया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों के बीच की दूरी निकाल ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 15,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 12% प्रति वर्ष की दर से तथा शेष भाग 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। देखो 15,000 रुपए निवेश करने हैं, एक भाग 12%, दूसरा भाग 10%। मानते हैं ये x है तो ये कितना आ जाएगा 15,000 माइनस x प्रिंसिपल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम कितना है 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष का टाइम है 2 वर्ष, तो ब्याज कितना मिल रहा है 3344 रुपीज़। तो हमको ये बताओ इस पे जो ब्याज मिलेगा हम क्या जानते हैं PRT अपॉन 100, क्योंकि साधारण ब्याज है इसलिए। P कितना है इतना 15,000 माइनस x, R 12%, टाइम 2 प्लस यहाँ पे किया कितना आ गया x इंटू 10/100
इंटू 2 बराबर 3 3 4 4। दो दोनों से कॉमन ले लिया, कटा सकते हैं। 100 उधर ले जाएंगे तो दो दोनों से कॉमन लिया, कटा दिया। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। 100 उधर ले गए तो 00। अब देखो क्या बचा, 15 दूना 30, 15 एकम 15 3 18 और 000 माइनस 12x प्लस 10x। ये दो तो कॉमन लेके कटा दिया है, 100 उधर ले गए हैं। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 2x। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 2800 और 1, 17 में 16 गया, 1 इज इक्वल टू 2x। ये आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 छंग 12, 2 चौक, कितनी आ गई x की वैल्यू, 6400 रुपये। x की वैल्यू 6400, मतलब इसकी वैल्यू 10% की दर से, 10% की दर से कितनी राशि निवेश की गई, 6400 रुपये निवेश किया गया। ये आपका सॉल्यूशन है। एकदम ऐसे ही बेसिक मेथड से बनाएं। चाहे तो आप ना लगा सकते हैं क्या, एलिगेशन। जैसे देखिए 15,000 की धनराशि है, 12% पे निवेश की गई और 10% पे निवेश की गई। 12 और 10% पे निवेश करते हैं, टोटल कितना ब्याज मिल रहा है, 3344। कितने साल में, 2 साल में। तो ये बताओ 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1 साल का ब्याज 1672। तो कितना परसेंट ब्याज मिला 1 साल में, इसमें कितना परसेंट ब्याज मिला, 1672 अपॉन 15,000 इंटू 100%। 00 से 00 कट हो गया तो 1672 1672 अपॉन 150। ये टोटल मिला के है, एक पे 12%, दूसरे पे 10%, टोटल दोनों राशि पे मिला के कितना हुआ, इतना हो गया। अब हम जानते हैं एलिगेशन, इसका डिफरेंस निकाल के यहाँ पे करेंगे तो 1500 हो गया। 1500 माइनस किया तो 172 बटे 150 अनुपात, इनका डिफरेंस निकाला तो 15 शून्य, 15 दूना 30 और 15 एकम 15, 1800, दोनों का डिफरेंस लिया 128 बटे 150। ये 150 कट गए, इनका रेशियो लिया, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12। ये प्रिंसिपल का रेशियो निकल आया ना। टोटल कितना है, 3 2 5, 4 3 7, 75 यूनिट। और टोटल रुपए में कितना है, 15,000। 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये। तो आपको क्या निकालना है, 10% वाले पे 10% पे कितना यूनिट है, 32 यूनिट। 32 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई, तो 32 यूनिट की वैल्यू 32 गुणित 200 कितनी आ जाएगी, 6400 रुपये। आंसर कितना आ रहा है, 6400। चाहे दोनों मेथड से निकाल सकते, और भी मेथड हैं, परसेंट ब्रेकअप मेथड, इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। ये परसेंट ब्रेकअप मेथड हमने पढ़ाया हुआ है, देखेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का ही है। 27,000 रुपए की राशि को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 2 साल और 4 साल बाद ए और बी पर प्रतिवर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। ए और बी को ऐसा विभाजित किया गया कि ए पे 2 साल और बी पे 4 साल के हिसाब से 15% की दर पर
ब्याज जो मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है। 15% गया, ए बटे बी क्या आ गया, 2 एकम 2 दूना 2/1। ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू कितनी है, 1। टोटल राशि है कितनी, 27,000। और टोटल यूनिट में कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 27,000। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 3 निया 27, 9,000। तो पूछा क्या है, कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है। साधारण ब्याज बराबर है, तो उसने पूछा है ए और बी पर एक साथ कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ। तो ए और बी पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, देखो ब्याज जो प्राप्त हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है 2,000, तो 9,000 रखा, 9 दूनी ए की वैल्यू आ गई 18,000 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9,000। देखो ए के साथ क्या है 18,000 है, इंटू 2 साल इंटू 15%। जितना ब्याज ए को मिलेगा उतना ब्याज ही किसको मिलेगा, बी को। तो इसके साथ हम 2 का गुणा कर लेंगे क्योंकि ब्याज दोनों का बराबर है। 00 से 00 कैंसिल नहीं हो गया। 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 गुणित 80, 180। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 पंचे 90, 18 छंग 108, 00, 10,800 रुपये आपका ब्याज है। ये कैसे निकाला, हमको ए और बी की वैल्यू नहीं निकालनी कि ए कितना, ए 18,000 बी 9,000, ये नहीं निकालना है। हमको निकालना है ए और बी पर एक साथ कितना ब्याज प्राप्त हुआ। तो ए को कितना ब्याज प्राप्त हुआ देख लो, ए की वैल्यू 18,000, कितने साल में, 2 साल में 15%। जितना ब्याज ए को मिलेगा उतना ब्याज बी को भी मिलेगा क्योंकि ए और बी पर प्रतिवर्ष की दर से ब्याज क्या है, बराबर हैं। तो हमने देख लिया ए और बी को, ए को इतना ब्याज मिला तो बी को भी इतना ही मिलेगा, तो 2 से गुणा कर दिया, 10,800 रुपये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है। एक कोण है, मान लेते हैं थीटा, कोटि पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा। ये ना अपने से कितना कम है, एक कोण का मान कोटि पूरक से 18 डिग्री कम है। ये ना 18 डिग्री कम है, ये कम है 18 डिग्री, तो माइनस नहीं कर देंगे क्योंकि दोनों का डिफरेंस बोला है। एक कोण अपने कोटि पूरक से कम है कितना, 18 डिग्री, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। या फिर ऐसा देखो, दूसरे तरीके से समझो, एक कोण है, इसका कोटि पूरक कोण कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा। ये कम है, कितना कम है, 18 डिग्री, तो इसमें 18 जोड़ दें तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, थीटा इधर आया माइनस माइनस प्लस हो गया 2 थीटा। 18 इधर गया, 90 में 8 जाएगा 82, 72, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। कितनी डिग्री आ गई, 36 डिग्री। तो कोण का मान क्या है, 36 डिग्री आपका राइट आंसर है भाई। देखो हम क्या कर रहे थे उस समय, एक कोण है ये कम है कितना, किससे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, मतलब 90 माइनस थीटा से कम है। ये जितना कम है उसको घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 90 माइनस थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री है, 180 नहीं है। ये इधर आएगा, 90 में 18 गया 72 डिग्री, और ये कितना आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू 36 डिग्री आपका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन आ गया। लाइन्स एंड एंगल्स हम आपको YouTube में साथ साथ MCQ के साथ कराते जा रहे हैं। आज MCQ की क्लास है ना, इसके पहले कल की क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स ही हुआ था। अब अगली क्लास भी लाइन्स एंड एंगल्स की होगी। तो पहले क्या करवा रहे हैं हम, अल्टरनेट डेज में, एक डेज में क्लास हो रही है, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन उस चैप्टर को डिटेल कर रहे हैं, और फिर अगले दिन क्या कर रहे हैं, MCQ ला रहे हैं कंप्लीट MCQ। फिर क्लास होगी किसी चैप्टर की, फिर अगले दिन MCQ आएगा। तो रोजाना यही हमारा अपन का यही शेड्यूल है। तो आज जैसे हम लाइन्स एंड MCQ करा रहे हैं ना, कल लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाया है, उसमें ये डिस्कस किया है। तो उसको अच्छे से लाइन्स एंड एंगल्स ज्योमेट्री का पोर्शन करते जाएंगे। देखिए दो लाइन पैरेलल हैं, कैसे पता चला, यहां तो लिखा नहीं, एरो दिया है ना, इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल है। उसको कोई कट कर रहा है ना ट्रांसवर्स लाइन, तो जितना ये उतना ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब हम जानते हैं एक ट्रायंगल में दो अंतःकोणों का योग तीसरे अंतःकोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। क्या कह दिया, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा भाई, बस ये बात है। तो x + 45 डिग्री इज इक्वल टू 105। कितना आया, x की वैल्यू 60 डिग्री आपका राइट आंसर है। जिनको समझ में नहीं आया लाइन्स एंड एंगल्स का पुराना 2 दिन पुराने वीडियो देखें आप। चलिए नेक्स्ट, एवरेज आ गया। सप्ताह के पहले 3 दिन का औसत 23 डिग्री है। तो पहले 3 दिन का औसत, पहले 3 दिन है ना, 1 2 3, इनका औसत बोला है। इनका औसत बोला है कितना है, 23 डिग्री। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 23 × 3 कितना हो गया 69। अगले 3 दिनों का तापमान 72 है। तो चौथा, पांचवा और छठा, इनका औसत कितना है 24। तो 24 × 3 कितना हो जाएगा 72। पूरे सप्ताह का औसत इतना है 23.5। सप्ताह का तो 7 दिन, 1 से लेके 7 दिन तक। योग कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, हासिलाई 3, 7 × 21, 21 और 3 24, हासिलाई 2, 7 दूनी 14, 15 16, 164.5। हमको पता है 1 से 6 तक का योग यहीं पे है, सबको जोड़ देते हैं, कितना आएगा 9 2 11, हासिलाई 1, 7 दूनी 14। 1 से 6 का योग ये है, 1 से 7 का ये है। तो अंतिम दिन का मतलब 7वां दिन का तापमान क्या आ जाएगा, इन दोनों को घटा देंगे, 5 का 5, 4 से 3, 6 से 4 2, 23.5 क्या है इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व ABC तथा D की औसत आयु 45 वर्ष थी। 5 साल पहले बोला है इसलिए माइनस ले लिया, आज से 5 साल पहले आयु का औसत कितना था 45। कितने लोगों का, 5 लोगों का, अच्छा 4 लोगों का। तो योग कितना आ जाएगा, A + B + C + D इज इक्वल टू 45 × 4 180 नहीं आ जाएगा, 45 × 4, ये 5 साल पहले का है। अब कहता है E भी अब सम्मिलित हो जा रहा है, अब E भी आ गया। 5 साल पहले तो ये था, अब E आ गया इस ग्रुप में। A + B + C + D के साथ कौन आ गया, E भी आ गया। लेकिन ये बताओ, ये तो 5 साल पहले था, अभी कितना, सब कोई 5-5 साल बड़े नहीं होंगे, 5 साल बड़ा होगा, 5 साल बड़ा होगा, 5 5 10, 5 × 3 15, 5 4 20, 20 बड़े हो गए। तो कितने हो गए इन लोग, 200 हो गए। लेकिन ई भी आ गया,
अब औसत आयु कितनी हो गई? 148। अब औसत आयु 148 हो गई। 48 मतलब 5 लोगों की, तो कितनी आयु हो गई? 240। ए बी सी डी ई की मिला के 240 और ए बी सी डी की कितनी है? 200। 200 कैसे आई सर? 180 तो थी। अरे ये 5 साल पहले थी, अभी कितनी हो जाएगी? 200 नहीं हो जाएगी? अभी के लिए अभी ऐड करेंगे तो कितनी? 20 और ऐड हो जाएगी और कितनी हो जाएगी? 200। इसकी वैल्यू 200 आ गई। टोटल कितनी है? 240। 240 में 200 घटा दिया, ई की वैल्यू आ गई। ई की वैल्यू कितनी आ गई? 40 साल आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने पर राम को 25% लाभ होता है। 70,000 में बेचा मतलब परसेंट में 125% में बेचा होगा। रुपए में बेच रहा है 70,000 में, ठीक है। एक पर 5% की वैल्यू कितनी आ गई? 25 पंचे 25 दूना 50, 20, 200 हो गया। 25 अट्ठे 5% की वैल्यू ये आ गई। तो उसने कहा है 30% लाभ प्राप्त करना है। 30% लाभ प्राप्त करना है मतलब 125 में 5 जोड़ देंगे तो 130%, और यही तो 30% लाभ है। 30% लाभ क्या है? 130% निकालना है। 130% निकालना है। कैसे निकालेंगे? 25 में 5 जोड़ देंगे तो इसको जोड़ दो, कितना आया? 7 2 9 9800। अच्छा सॉरी, ये कितना है? 8002 और ये 7, 72,800 रुपये आपका राइट आंसर है। आप चाहो तो 1% निकाल के 13% भी 130% भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत इतने रुपए थी। 4,158 रुपए में खरीदा है 2 वस्तुओं को। अब देखो, ध्यान दो, एक वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया, 15% की हानि पर बेचा, तो दूसरे वस्तु पे कितने का लाभ हो ताकि कोई प्रॉफिट या हानि ना हो? इसको 15% के लॉस में बेचा है, तो कोई भी प्रॉफिट या हानि ना हो मतलब 0। 15 के लॉस में बेचा तो इसको 15 के प्रॉफिट में बेच दे भाई। इसको लॉस में बेचा है 15 के, 15 कम बेचा है क्योंकि सीपी सेम है ना, तो जितना लॉस उतना प्रॉफिट में बेचेगा तो 0% लॉस या हानि होगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए। अब याद रखो, इसके लिए हमने ना अलग से एक वीडियो बनाया है सेम सीपी का, ये कंसेप्ट को जरूर देखिएगा। 3 टाइप वहाँ पे करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। एक व्यापारी है, वस्तु को बेचता है, 20% का लाभ कमाता है, 120 में बेचा। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम दाम में खरीदा होता, मतलब 90 में खरीदा होता, और ग्राहक ने व्यापारी से वस्तु को 10% अधिक मूल्य में खरीदा होता, पहले इतने में खरीदता था ग्राहक, अब 10% अधिक, इसका 10% 12, तो 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 132, इतने में खरीदा होता। तो उसके लाभ में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कितना परसेंट लाभ हुआ? सर लाभ हुआ 32-42। कहाँ से? 90 से इंटू 100%। कितना आ रहा है? 420 को किया तो कितना आ गया? 9 चौक 36 और 4 5 6 60 हो गया। 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 6/9 मतलब 2/3%। यहाँ कितना लाभ था ये तो पहले ही बता चुका है, 20%। और यहाँ कितना लाभ आया? 46 सही 2/3%। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 20, 46 सही 2/3%। दोनों का परसेंट यदि निकाला, 20 से निकालना है 100%, कितना आ गया? 26 सही 2/3/20
गुणित 100%। इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 3 दूना 6, 6 और 1 7, 78 और 2 80 बटे 3 गुणित 20 इंटू 100%। ये 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 400 बटे 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9.33%। ये आपका आंसर है। क्या निकालना है? दोनों का परसेंट निकाल लो, कितना कितना परसेंट, तो इतना परसेंट इतना परसेंट। अब ये लाभ कितना हुआ ये कहता है, तो उसके लाभ में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखो क्या हो रहा है, इसका लाभ कितना हुआ था भाई, पहले लाभ हुआ था 20 का, अब लाभ हो रहा है कितने का, 46.2/3 का। कितना प्रतिशत बदल गया ये निकालना है, प्रतिशत में कितना चेंज हुआ, तो कितना बढ़ गया, 46.2/3। पहले कितना था, इतना, पहले जितना था उससे कंपेयर कर रहे हैं, इंटू 100% निकाला, आंसर कितना आ गया, 133.33% राइट आंसर है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े प्यार से देखिएगा। ABC में ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स हैं ABC, ये A, ये B, ये C। B और C के समद्विभाजक, B और C के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। B का समद्विभाजक और C का समद्विभाजक कहाँ पे मिल रहे हैं, O पर मिलते हैं। तो BOC, ये BOC यदि 122 डिग्री है तो किसकी, एंगल A का माप, तो एंगल A का माप क्या है ये पूछा है, ये एंगल A। देखो क्या होता है, एंगल BOC हमेशा याद रखना, ये वाले में ना, समद्विभाजक वाले में एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। जैसे इन दोनों का समद्विभाजक खींचे हैं, यहाँ में मिल रहे हैं ना, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री में इसको आधा करके जोड़ देंगे, तो ये तो हमको दिया गया है 122 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस A/2। ये इधर ट्रांसफर किया तो A/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 22 और 10 32, तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 64 डिग्री। आंसर कितना आ रहा है, 64 डिग्री आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एकदम आप सॉल्व करेंगे। देखिए दिए गए चित्र में PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये और ये पूरी की पूरी लाइन बराबर है, समद्विभाजक है। इसका मतलब यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, समद्विबाहु है मतलब आइसोसेलियस है मतलब। अब देखो PQ बराबर PR, यदि PS बराबर PT है, PS और PT बराबर है, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर है, तो हमको ये बात समझ में आई, मान लेते हैं ये अल्फा है। क्या हो जाएगा जी, ये इसका ना इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 20 डिग्री। अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों, तो सामने की भुजा बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, तो ये θ/20 ये भी हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो TSR 20 डिग्री है, तब QPS ये निकालना है x।
हम क्या जानते हैं, ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इन दोनों का योग पूरा इसके बराबर नहीं हो जाएगा। x प्लस थीटा इन दोनों का योग पूरे इसके बराबर हो जाएगा। ये है कितना, थीटा प्लस 20 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा। थीटा से थीटा कैंसल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आपका राइट आंसर है भाई। बड़ा सुंदर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रायंगल ABC में कोण B और C के बाहरी द्विभाजक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। हमने एक बताया ना आपको, ये वाला, ये रिजल्ट बताया, ये होता है। सेम ऐसा ही अंतःकोण समद्विभाजक नहीं बोल रहा, बाह्य। देखो ये त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज है, इसमें क्या कहता है, ये A है, ये B है, ये C है। तो B और C के बाहरी द्विभाजक, बाहरी मतलब बाह्य कोण के समद्विभाजक, ये B का अंतःकोण, ये बाह्य कोण, बाह्य और C का बाह्य कोण, इसके द्विभाजक मतलब सर इसके द्विभाजक कुछ होंगे ऐसे, यहाँ आएंगे, और इसका द्विभाजक होगा ऐसा कहीं यहाँ आएगा। इसके द्विभाजक यहाँ पे मिलते हैं, कहता है कहाँ पे, O पर मिलते हैं। तो यदि BOC ये 55 डिग्री है, तो आपको निकालना है एंगल A का मान। देखो दोनों बता दिया। अंतःकोण समद्विभाजक जहां मिलेंगे उसका बताया हमने रिजल्ट, बाह्य कोण समद्विभाजक जहां मिलेंगे उसका रिजल्ट क्या होता है, ध्यान देंगे। ये वाला कोण कितना आता है, BOC बराबर 90 डिग्री तो होगा ही। यहां पे प्लस हुआ था ना, यहां पे क्या हुआ था, प्लस हुआ था a/2। बस ये याद रखेंगे, इस केस में क्या होता है, a/2 करके क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए ये कितना दिया है, 55 डिग्री दिया है, 90 माइनस a/2, ये इधर आ गया, इधर आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 35 डिग्री, a/2। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 35 दूना 70 डिग्री। कितना डिग्री आ गई, 70 डिग्री आ गई। इसी बहाने आपने क्या सीख लिया कि ये रिजल्ट कितना होता है। चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, और लास्ट क्वेश्चन आज का है, क्या है, उपयुक्त चित्र में ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और ये 90 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री नहीं हो जाएगा क्योंकि समकोण है। और हम जानते हैं जो बनता है त्रिज्याओं से, तो ये 90 डिग्री है तो 180 डिग्री, या 180 डिग्री है तो ये 90 डिग्री। ठीक है सर। जिसका विकर्ण AC है, CD इस वृत्त की बिंदु C पर बनी एक स्पर्श रेखा है, CD स्पर्श रेखा है। अब ये स्पर्श रेखा से ये जो कोण बनता है ना, ये 90 डिग्री होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, 90 डिग्री होता है। रेडियस ये है तो इस पे 90 डिग्री होता है। ठीक है। BAC 70 हो, BAC ये 70 डिग्री हो, तो आपको निकालना है BCD। BCD ये वाला कोण हम जानते हैं ये 70 है, ये 90 है, तो इसको ना 20 होना चाहिए क्योंकि ये त्रिभुज है।
70, 90, 160 और 20 कितना हो गया 180। तो ये 20 डिग्री होना चाहिए और हमको ये पता है कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से 20 चला गया तो इसके लिए कितना बचा 70 डिग्री। आंसर क्या आएगा 70 डिग्री इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं आए तो रिपीट करके एक बार देखिए और क्लास रेगुलर अटेंड करते जाएं। हम जो भी क्वेश्चन आपको बताते हैं उसको पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। क्लास से आप बनाते जाएंगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अलग से मैथ्स पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलते जा रहे हैं। यदि आप नए हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग का बैच स्टार्ट हो गया है। सुबह 8:30 बजे से 3 स्लॉट में क्लास लग रही है, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 4:30 से 5:30। अच्छा, यदि हॉस्टल वार्डन की तैयारी आप करना चाहते हैं तो सोमवार से इसका नया बैच स्टार्ट हो गया है। 2 घंटे का क्रैश कोर्स हम लोग 2 महीने का क्रैश कोर्स शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट ने डिज़ाइन किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पहले एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यदि आप टेस्ट देना चाह रहे हैं तो हॉस्टल वार्डन का टेस्ट भी 15 जुलाई से स्टार्ट है, जिसमें टोटल 16 टेस्ट होने वाले हैं। इन 16 टेस्ट की खासियत ये है कि इसको स्पेशली हॉस्टल वार्डन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे 8 टेस्ट मॉड्यूल वाइज हैं और 8 क्या हैं मेगा टेस्ट हैं। तो मेगा टेस्ट के साथ साथ मॉड्यूल वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इन 2 नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन चाहिए तो शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको 2 टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। बाकी के टेस्ट के लिए सिर्फ नॉमिनल फ़ी पे करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, जहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स अपन कर रहे हैं ना, तो लाइन्स एंड एंगल्स का अगला पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपन कल करेंगे।